अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर अली हैदर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 10th क्लास की फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बेसिकली हमारे पास है चैप्टर नंबर 10, और वो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सो इस चैप्टर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एस एच एम क्या होती है, ठीक है, वो मोशन क्या होती है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि जो वेव्स क्या हैं, वेव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, तो उसके मुतालिक हम सारे का सारा आइडिया यहाँ से कलेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे चैनल की लेक्चर्स की, तो लाजमी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में वेव्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 2 में फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के बारे में आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और काइनेमेटिक्स में अगर आपको याद हो तो आपने उसमें एक टाइप पढ़ी थी मोशन की, जो कि लास्ट टाइप थी, जिसको कहा जाता था वाइब्रेटरी मोशन। तो अगर आपको याद हो तो वाइब्रेटरी मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन की ही एक सब टाइप है, ठीक है। सो व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? तो डेफिनेशन हमारे पास ये होगी, टू एंड फ्रो motion of a body about its mean position। सो बेटा जी, टू एंड फ्रो का मतलब होता है मीन पोजीशन से दाएं बाएं कोई भी बॉडी अगर मोशन परफॉर्म करती है। मीन पोजीशन का मतलब है किसी भी जिस्म के वाइब्रेट करने के मतलब वाइब्रेट जहां करता है उसके दरमियान वाली जो पोजीशन के, मतलब उस पोजीशन से कभी वो राइट कभी वो लेफ्ट वाइब्रेट करे तो वो उसकी टू एंड फ्रो मोशन कहलाती है। यहाँ पे हम बैक एंड फोर्थ की बात भी कर लेते हैं, मतलब जैसे कोई बॉडी आगे और पीछे मोशन परफॉर्म करे वो भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। इसी तरह से अप एंड डाउन मोशन भी, जो अगर सेंटर में कोई मीन पोजीशन है, यानी मीन पोजीशन को उर्दू में कहा जाता है वस्ती पोजीशन, और अगर मीन पोजीशन एग्जिस्ट करती है तो मीन पोजीशन से अप एंड डाउन मोशन को भी हम वाइब्रेटरी मोशन कंसीडर करेंगे। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपसे शेयर करूं तो जैसा कि अगर आपको याद हो, आप पार्क्स में जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत से मतलब झूले नजर आते हैं, जिसमें एक स्विंग झूला है। तो वो उसमें अगर आप देखें तो उसमें अगर आप बैठें तो आप जहां से अपनी मोशन को स्टार्ट करेंगे उस मोशन से दाएं और बाएं जो या आगे और पीछे अगर आप मोशन को कंटिन्यू करते हैं तो ये मोशन आपकी वाइब्रेटरी मोशन ही कहलाती है। उसके अलावा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने कभी घड़ियों कभी वॉचेस देखी होंगी, क्लॉक्स देखे होंगे जो दीवारों पे लगे होते हैं, और उन क्लॉक्स में जो एक पेंडुलम लगा होता है नीचे, जिसको पेंडुलम ऑफ क्लॉक कहा जाता है, उसकी मोशन भी टू एंड फ्रो मोशन कहलाती है। और सेंटर में जहां से वो अपनी मोशन अपनी कंटिन्यू करता है टूवर्ड्स एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन, ठीक है, तो वो बेसिकली मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। और वाइब्रेटरी मोशन की ही एक सब टाइप हमारे पास जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सादा और हम आहंग मोशन। और इसको भी आप उसी से रिलेट करेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन की ही एक सब टाइप है जो टू एंड बॉडी जो है वो मूव करती है। बात कर लेते हैं अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, फिर उसके मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी उसको भी देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन याद रखिएगा कि ये वाइब्रेटरी मोशन की ही एक काइंड है, ठीक है। अब बताएंगे द काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, the kind of vibratory motion in which acceleration of a body is directly proportional to a
displacement and always directed towards mean position। अच्छा बेटा जी, ये जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जो मैंने डेफिनेशन अभी यहां पर लिखी है, ये हमारे पास है द काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन की एक किस्म है कि जिसमें एक्सेलरेशन किसी भी जिस्म का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, और हमेशा ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स होता है मीन पोजीशन के। अब इन तमाम चीजों को हम आगे अपनी डायग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं, और डायग्राम में जो हम पहला केस डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो उसको भी आगे देख लेते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन मैंने आपसे डिस्कस की है, और इसके अकॉर्डिंग जो हम मैथमेटिकल रिजल्ट्स निकालेंगे इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन से, सो वो हम यहाँ पे मैथमेटिकल रिजल्ट्स पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको वहां पे डिराइव भी करवा दूंगा। सो मैथमेटिकल रिजल्ट्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। सो ये जो फॉर्म है ये आप याद रखिएगा, जो कि हमारे पास है a प्रोपोर्शनल टू -x। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट केस में जो है वो सॉल्व करते हैं। जी बेटा जी, तो देखिएगा यहां पे मैंने जो डायग्राम ड्रॉ की हुई है, यही इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का फर्स्ट केस, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे। सो ये हमारे पास है फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। वो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको आप हेडिंग बना लीजिएगा। ये हमारे पास है मोशन ऑफ mass attached to a spring, यानी कि जो केस नंबर 1 हमारे पास है, जो कि जैसा कि आपकी बुक में टॉपिक नंबर 10.1 आपको नजर आ रहा होगा, वो हमारे पास है मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, और वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही पहला केस है, ठीक है। सो अब जरा देखिएगा, अगर हम एक स्प्रिंग से बंधे हुए, ठीक है, एक मैस की मोशन को डिस्कस करें, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्या ये उसको प्रूव करती है, तो आज जान लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक फिक्स सपोर्ट, मैं इसको नाम दे देता हूं, ये मेरे पास फर्स्ट डायग्राम ए है, ये मेरे पास डायग्राम बी है, ये डायग्राम सी है। मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस ली है, जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस आप कह सकते हैं, जो कम से कम नेग्लिजिबल फ्रिक्शन जो है वो आपको ऑफर्ड करे। उसके साथ आपने एक हेलिकल स्प्रिंग आप कह सकते हैं, या स्प्रिंग आप उसको जो है वो अटैच करें। एक ऐसा स्प्रिंग होना चाहिए जो आपको तसलसल के साथ आपको वाइब्रेशंस परफॉर्म जो है वो रिजल्ट्स दे सके वाइब्रेशंस के। तो जरा देखिएगा, मैंने इस स्प्रिंग को अटैच कर दिया एक मैस के साथ, जो कि मैस, जिसको मैंने कोई स्पेसिफिक मैस कह दिया कि वो मेरे पास मैस m है। अब जरा देखिए बेटा जी, ये वाली पोजीशन जहां पर आपने उसको प्लेस किया है, अभी आपने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं की, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सिर्फ अपनी प्लेस में मौजूद रहेगा, आप उसको रख देंगे वहां पे, तो यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कोई वर्टिकल फोर्स भी एग्जर्ट नहीं हो रही। तो अब जरा देखिएगा, तो इस पोजीशन को, इस कंडीशन को हम कहेंगे, ये कंडीशन कहलाएगी बॉडी की इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कहेंगे इसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। सो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, जैसे कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया। अब जरा देखिएगा, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करूंगा तो बॉडी मीन पोजीशन से, जिसको मैंने ओ पोजीशन का नाम दिया था, और अगर आपको याद हो तो मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपसे जिक्र किया है कि मीन पोजीशन वो पोजीशन है जिस पोजीशन से बॉडी टू एंड फ्रोली वाइब्रेट करे। तो याद रखिएगा, इस ओ पोजीशन को आप नाम देंगे मीन पोजीशन। ए और बी जहां तक बॉडी मूव करेगी मैक्सिमम डिस्टेंस तक, आप उसको नाम देंगे एक्सट्रीम पोजीशन। इसको मैं ई डॉट पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
ये भी हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन, और मिडल वाली जो है ओ पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन। तो याद रखिएगा, जब मैं बॉडी को यहां से मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर जाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से यहाँ पर एक हुक्स का कानून जो है वो अप्लाई होता है, और वो हुक्स का कानून हमारे पास क्या है वो डिफाइन कर लेते हैं। यानी कि आप बॉडी पर जितनी फोर्स एग्जर्ट करेंगे, बॉडी उतना ही मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक फासला यानी कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी। सो डेफिनेशन हमारे पास इस हुक्स लॉ की कुछ इस तरह से होगी, the external force is directly proportional to the displacement, या इस डिस्प्लेसमेंट को आप इंक्रीज इन लेंथ भी पढ़ सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ। और वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, जरा देखिएगा, आपने बॉडी पर फोर्स लगाई, मीन से एक्सट्रीम तरफ लेके गए हैं, तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया है। तो एक्स हमारे पास लेंथ में इंक्रीमेंट भी कहलाएगा, ठीक है, जिसको इंक्रीज इन लेंथ कह रहे हैं, आप इसको डिस्प्लेसमेंट एक्स भी कह सकते हैं। सो मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास कुछ यूं बनेगी कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, चूंकि एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, एफ इज एक्सटर्नल फोर्स, और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करूं तो हमारे पास साथ में आएगा इक्वालिटी, और साथ आएगा एक कांस्टेंट के, और साथ में आ जाएगा एक्स, ठीक है। सो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म कहलाएगी हुक्स लॉ की, और जिसमें आप याद रखिएगा कि जो के हमारे पास है, ये के जो हमारे पास है, ये वैसे तो एक कांस्टेंट है, स्प्रिंग का ही कांस्टेंट है, और इस को हम सिंपल कांस्टेंट नहीं कहेंगे, हम इसको स्प्रिंग का कांस्टेंट यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट से ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम इस स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसको भी, इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, इसका यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं। जरा देखिएगा, अगर मैं यहां से k को अलग करूं यानी स्प्रिंग कांस्टेंट को अलग करूं तो मैं x को फोर्स के नीचे डिवाइड कर दूंगा। तो जरा देखिएगा, तो एक्सप्रेशन कुछ यूं बनेगा हमारे पास मैथमेटिकल, ये बनेगा ये बनेगा k इज इक्वल्स टू f ओवर x, यानी ये मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास बनती किस तरह से है, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो रेशो किस किस चीज की है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो जरा डेफिनेशन बनाए, यहां पे डेफिनेशन बनेगी हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट is equal to the ratio of external force to displacement x। क्लियर हो गया बेटा जी। सो ये हमारे पास डेफिनेशन आपने कर लेनी है, और अगर मैं यहां से इसका यूनिट निकालना चाहूं तो मैं यूनिट भी डिराइव कर सकता हूं। सो एफ हमारे पास फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएंगे न्यूटन पर मीटर। और अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट तो आप बताएंगे न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो एक बात यहां पे और आपने याद रखनी है, हम जिस स्प्रिंग को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम स्प्रिंग को डिस्कस कर रहे हैं, आपने याद रखना है कि स्प्रिंग में जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिपेंड करती है इस स्प्रिंग की स्टिफनेस पे, ठीक है। तो आपने एक बात याद रखनी है, ये जितना स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होगा, यानी आप कह सकते हैं जितना ज्यादा हार्ड होगा, मतलब
तो आप याद रखिएगा इसकी एक वैल्यू, मतलब के की वैल्यू उतनी लार्ज होगी, और ये स्प्रिंग की स्टिफनेस जितनी कम होगी यानी सॉफ्ट होगा, आप याद रखिएगा उतनी हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी कम निकलेगी। ठीक है बेटा जी, अगर फर्दर मूव करें हम नेक्स्ट, जी बेटा तो फर्दर जो हमारे पास है जो टर्म है वो है रीस्टोरिंग फोर्स। देखें, जब आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आएंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन जो कि ए मैंने आपसे कही थी, यहां पर आप ले आए, हुक्स लॉ वैलिड हो गया, हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर ली, हमने रिजल्ट्स इनके डिराइव आउट कर लिए। अब याद रखिएगा एक फोर्स होती है जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, और रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाती है। अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग है, मैं अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूं तब भी उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब फोर्स जो है वो रीस्टोर हो जाएगी, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा। तो स्प्रिंग अपनी पहले वाली हालत में जाना चाहेगा, तो अगर मैं स्प्रिंग को फिर कंप्रेस करूंगा तो फिर छोड़ूंगा तो स्प्रिंग फिर अगेन उसी अपनी पहले वाली हालत में वापस जाना चाहेगा। तो इसका मतलब है स्ट्रेचिंग की वजह से या कंप्रेशन की वजह से उसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाती है जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो जरा देखिएगा डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, द फोर्स which always pushes or pulls a body which performing oscillatory motion towards mean position। तो बेटा यहां देखिएगा, जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे, इसको एक्सट्रीम पर लेके जाएंगे, तो इसके अंदर स्ट्रेचिंग की वजह से एक फोर्स स्टोर हो जाएगी जो इस स्प्रिंग को जिसके साथ बॉडी अटैच है इसको एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक मूव करवाने के लिए उसको क्या करेगी, उसको पुल करेगी। ठीक है, तो सॉरी उसको पुश करेगी, करवाने के लिए क्या करेगी, उसको जो है वो पुल करेगी, और जब उसको पुल करेगी उसको खींचेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो खींचने के बाद क्या करेगी, बॉडी फिर मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगा, नहीं स्टॉप होगा। तो वो क्यों स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे आपने बेटा जी एक टर्म पढ़ी हुई है क्लास 9th में जिसको इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया के बारे में आप लोग जानते हैं, और इनर्शिया आपको पता है वो किसी भी जिस्म के मास पर डिपेंड करता है। तो मास पर अगर इनर्शिया डिपेंड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया इस बॉडी की जिसकी हम मोशन की बात कर रहे हैं, जो स्प्रिंग से अटैच है, इस बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो इस बॉडी को रेजिस्ट करेगी कि अगर वो मोशन में आ रहा है तो उसको मोशन को ही कंटिन्यू करे। तो जब वो मोशन को कंटिन्यू कुछ इस तरह से करेगा, ये यहां से मूव करता हुआ जब यहां पहुंचेगा तो इनर्शिया इसको यहां पर रुकने नहीं देगा इसकी मोशन की वजह से। फिर ये यहां से मूव करता हुआ कहां चला जाएगा, पहले ए पोजीशन पे था, फिर वो पहुंचा ओ पोजीशन मीन पे, मीन से फिर वो चला जाएगा नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। पहले डिस्प्लेसमेंट उसने एक्स कवर किया था, फिर वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा -x, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जरा देखिएगा, मैंने यहां पर भी Fr एक रिस्टोरिंग फोर्स का साइन, एक एरो शो किया हुआ है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और यहां पर भी मैंने एक रिस्टोरिंग फोर्स का एरो शो किया हुआ है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब बॉडी एक्सट्रीम से आएगी तब भी मीन की तरफ आएगी ओ पे, बॉडी नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगी तब भी मीन की तरफ क्यों जाएगी। तो जरा देखें, यहां पर सारे के सारे लूप्स क्या हो गए, जब बॉडी बी पोजीशन पर पहुंची एक्सट्रीम पोजीशन पर तो सारे लूप्स आपस में कंप्रेस हो गए, और जब वो कंप्रेस हो जाएंगे तो इस केस में रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, फिर स्टोर हो गई उस स्प्रिंग के अंदर और फिर उसको पुश करेगी। पहले उसने उसको पुल किया था,
खींचा था, और इस केस में जब वो नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया बी पे, तो फिर उसने उसको क्या करना है किया, उसको पुश किया। तो यही तो बात मैंने आपसे की थी रिस्टोरिंग फोर्स में, द फोर्स विच ऑलवेज पुशेस और पुल्स, या हमेशा जो उसको पुश करती है, पुल्स करती है बॉडी को, जो कि ऑसिलेटरी मोशन कर रही होती है। ऑसिलेटरी मोशन ही वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है, ठीक है। मोशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन की तरफ बॉडी ए पर जाएगी, फिर मीन पर आएगी, बॉडी मीन पर नहीं रुकेगी, नशे की वजह से बॉडी चली जाएगी मीन नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर आएगी वापस मीन की तरफ, फिर एक्सट्रीम पर जाएगी, फिर मीन की तरफ आएगी। यानी हमेशा ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करने वाले जिस्म पे रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको हमेशा मीन की तरफ ही लेकर आना है। तो ये बात याद रखिएगा। और इस रिस्टोरिंग फोर्स को अगर मैं बताऊं कि हमारे पास किस तरह से हम इसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, तो आप याद रखिएगा कि आपने रिस्टोरिंग फोर्स का रिजल्ट कुछ इस तरह से लेना है। मैं इसको एफ आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विच इज इक्वल्स टू माइनस एफ। नाउ रिस्टोरिंग फोर्स और ये है एक्सटर्नल फोर्स। आप मुझे बताइएगा, जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लग रही थी, मीन की तरफ। मैं अगर बॉडी को यहां लाकर छोड़ूंगा, क्या बॉडी इस तरफ चली जाएगी? हाँ जी, नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स उसको मीन की तरफ लेकर जाएगी। बॉडी यहां आकर रुकेगी, क्या आगे चली जाएगी? नहीं, बॉडी यहां रुकेगी, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स उसको पुश करेगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इस तरह अपनी वो टू एंड फ्रो मोशन को कंटिन्यू करता रहेगा। और जरा यहां पे रिजल्ट्स देखें, एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस एफ। माइनस एफ का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लग रही है। उसके अलावा इसकी अपनी फोर्स जब जो आपने लगाई हुई थी, वो बॉडी यहां पर आकर रुकी, वो डिस्प्लेसमेंट उसने इस तरफ कवर किया, लेकिन फिर रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लग रही है? उस डायरेक्शन में। सो इस तरह इसको याद रखिएगा। ये हमारे पास कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स की एक, यहां से इक्वेशन भी बना लेते हैं। सो इसको नाम दे दिया आपने, एफ आर इज इक्वल टू माइनस एफ। अब बताएं हुक्स लॉ क्या था हमारे पास, F इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। सो आप इसको नाम दे दें हुक्स लॉ को इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पे F की वैल्यू पुट करें, F इज इक्वल्स टू के एक्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इक्वेशन बनेगी हमारे पास एफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो याद रखिएगा, इसे नाम दे दे, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था आपने इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया बेटा जी? सो यहां तक हमने एक इक्वेशन बना ली रिस्टोरिंग फोर्स की, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। लेकिन हमारे पास रिजल्ट्स हमेशा ये थे A प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो कि एक्सेलरेशन के रिजल्ट्स हमेशा ये फर्स्ट केस के। सो मैथमेटिकली अब डिराइव करेंगे, तो मैथमेटिकल रिजल्ट्स कुछ हम इस तरह से हासिल करेंगे। आप जानते हैं एक न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा हुआ है, एज फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या था भला हमारे पास? वो हमारे पास था F इज इक्वल्स टू एम ए। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। नाउ आपके पास एक है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये भी फोर्स, और ये इक्वेशन नंबर 3, ये भी हमारे पास फोर्स। नाउ comparing equation number 2 and equation number 3. Equation number 2 and equation number 3. कंपैरिजन में क्या होता है बेटा जी? अगर लेफ्ट साइड सेम हो तो राइट साइड्स क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो फिर ये वाली साइड इस साइड के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। मीन एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। सो यहां से एक्सेलरेशन को अलग करें, मास को डिवाइड करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम, और साथ में आ जाएगा एक्स।
K/m। अगर आपको याद हो बेटा तो K हमने अभी बात की थी, K हमारे पास क्या कहलाता है, K हमारे पास कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। और मुझे ये बताइएगा कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है तो मास हमारे पास क्या होगा, मास भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। क्या ड्यूरिंग मोशन मास चेंज होगा? मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मास चेंज नहीं हो सकता इसका मतलब है K और M दोनों की रेशियो हमारे पास क्या हुई, कांस्टेंट हुई। अगर दोनों की रेशियो हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब है K/m की रेशियो अगर कांस्टेंट है तो आप मुझे बताइएगा, इसकी जगह पर मैं रिप्लेस करूंगा A इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट इनटू x। और आप जानते हैं अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया जाए तो इक्वालिटी आती है और साथ में आता है कांस्टेंट, जैसे कि मैंने यहां पर भी हुक्स लॉ में बताया था आपको। और इसी तरह अगर कांस्टेंट को और इक्वालिटी को खत्म किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। तो एक्सप्रेशन कुछ ये बनेगा हमारे पास A प्रोपोर्शनल टू -x। और इसका मतलब ये है, ये रिजल्ट हमारे पास इंडिकेट करते हैं किसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन को, कि कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन हमेशा ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा मीन की तरफ होगा। यानी मैं अगर आपको ये कहूं कि आप बॉडी को मीन से एक्सट्रीम की तरफ लेकर जा रहे हैं तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मीन से एक्सट्रीम की तरफ है, लेकिन जब रिस्टोरिंग फोर्स उसको किस तरफ मूव करवा रही है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सो एक्सेलरेशन फिर किस तरफ हुआ, मीन पोजीशन की तरफ। बॉडी यहां पहुंचेगी, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लग रही है, मीन पोजीशन की तरफ। सो इट मींस दैट इस केस में भी एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो ये रिजल्ट्स हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स हैं और ये रिजल्ट्स इंडिकेट करते हैं कि मास से बंधे हुए स्प्रिंग की मोशन हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स और हैं जो मैं इसके साथ ही ऐड कर रहा हूं, तो जरा देखिएगा नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास कुछ पॉइंट्स ये हैं कि जिसमें शामिल है मीन एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन की तरफ मोशन, मीन से फिर एक्सट्रीम की तरफ मोशन, फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन की तरफ मोशन। तो जरा गौर कीजिएगा बेटा जी यहाँ पे, तो हमने जब इस पे फोर्स एक्सर्ट की थी आपके सामने तो मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर गया था। ठीक है, तो बॉडी इसको मैंने एक्सट्रीम से रिलीज किया था और एक्सट्रीम को मैंने नाम क्या दिया था, एक्सट्रीम पोजीशन को मैंने नाम दिया था पोजीशन ए। ठीक है, तो ए पोजीशन जो कि एक्सट्रीम पोजीशन है, तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मैं बॉडी को रिलीज करूंगा, बॉडी कहाँ जाएगी, मीन पोजीशन की तरफ। और मीन पोजीशन जो कि हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन हमारे पास है ओ, और मीन पोजीशन पे बॉडी जो है, बॉडी डू नॉट स्टॉप। बॉडी क्यों नहीं स्टॉप होती मीन पोजीशन पे, बॉडी स्टॉप इसलिए होती ड्यू टू इनर्शिया। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ड्यू टू इनर्शिया बॉडी मीन पोजीशन पे स्टॉप नहीं होगी। अब बताइएगा यहाँ पे ये लाइन अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मीन टू एक्सट्रीम, जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो बताइएगा फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पहले के केस में जरा यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, जब बॉडी इनर्शिया की वजह से यहाँ नहीं होगी, रुकेगी, तो मुझे बताइएगा पहले हमने उसको एक्सट्रीम की तरफ लेकर गए थे तो हमने उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया था ना एक्स। तो जैसे ही वो किस तरफ आएगी, मीन की तरफ, तो मीन की तरफ जब वो आएगी तो इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होता होता मीन पर जब पहुंचेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट x क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट x 0 हो जाएगा तो बताएं मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर वो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती है, यानी कि पोजीशन बी की तरफ बॉडी अगर पहुंच जाती है, तो अब मुझे बताएं फिर उसका मीन पोजीशन से नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं हुआ। सो अगर यहां से हम बात करें तो नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि जब वो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा कहां पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन।
क्लियर हो गया? तो एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा? एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे ये बताइएगा, तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ अगर एक्सेलरेशन हमारे पास मैक्सिमम होगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी कहां पे? एट एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रीम से किस तरफ आएगा? जब मीन एक्सट्रीम पर रुकेगी बॉडी, फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कहां पहुंचेगी? मीन की तरफ। और जब मीन की तरफ पहुंचेगी तो फिर मीन की तरफ पहुंचते हुए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एक्स कहां पे? एट मीन पोजीशन क्या हो जाएगा? मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। और जब मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 तो मुझे बताइएगा एक्सेलरेशन फिर मीन पे दोबारा बॉडी पहुंच जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक और चीज, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की टर्म मुझे बताएं, एक्सेलरेशन तो बॉडी का टुवर्ड्स मीन पोजीशन है ना, लेकिन बॉडी मीन पर नहीं रुकती, स्टे नहीं करती। तो जहां पर बॉडी स्टे नहीं करती वहां पर उसका एक्सेलरेशन तो 0 होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो याद रखिएगा इसकी जो वेलोसिटी की टर्म एट मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी। और एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि बॉडी रुकती कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशंस पर। तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल फोर्स। तो बेटा जी याद रखिएगा, बॉडी का अगर मास है तो बॉडी का वेट भी होगा। तो बॉडी का वेट जो है वो होगा डाउनवर्ड, जो कि होगा W इज इक्वल टू mg। लेकिन मुझे ये बताएं, इस प्लेन ने भी तो उसको अपवर्ड उठा के रखा हुआ है ना, तो प्लेन का जो अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन है वो है हमारे पास r। तो जरा देखिएगा वर्टिकल फोर्स में, अगर ये हमारे पास सपोज एक प्लेन है, बॉडी का वेट है डाउनवर्ड, W इज इक्वल्स टू mg, और नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड, वेट और नॉर्मल रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है वर्टिकल फोर्स कोई भी किसी किस्म की बॉडी पर एग्जर्ट नहीं होगी। वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल्स टू 0। और बेटा जी लास्ट पे आपने इस मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड का एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला आप फर्स्ट ईयर क्लास में जाके पढ़ेंगे, वहां पे उसकी मुकम्मल डेरिवेशन आपको मिल जाएगी। अभी मैं सिर्फ वो फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपने भी इसका यहाँ पर लास्ट पे हेडिंग देनी है और लास्ट पर आपका टाइम पीरियड का जो है वो फॉर्मूला लिख दें। होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। T इज अ टाइम पीरियड, 2 पाई इनटू मास स्क्वायर रूट मास ओवर स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बेटा जी यहां तक आपका चैप्टर नंबर 1 का, ठीक, जो कि हमारे पास 10 है, उसका जो है हमारे पास टॉपिक नंबर मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, वो हमारे पास था टॉपिक नंबर 10.1। सो बेटा जी ये हमारे पास मुकम्मल होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही नेक्स्ट केस होगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।